नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है चिमटियाँ। अरे सुनो, सुबह तुम्हारी नीली वाली शर्ट धोकर फैलाई थी, तुमने उतारी है क्या? आरती के कहने पर नरेंद्र ने अखबार से सिर उठाया और धीमे से ना में सिर हिलाकर वापस अखबार में डूब गए। पतिदेव की ना से व्यथित व चूक कर बोली, हाय राम, लगता है हवा में तुम्हारी शर्ट उड़ गई। क्या बात कर रही हो? अखबार वहीं फेंककर नरेंद्र अपनी प्रिय नीली शर्ट को देखने बालकनी में आए। आरती बालकनी से झांकती हुई बोली, बड़ी बेकार चिमटियां लाए हो। पता है कितने कपड़े उड़ चुके हैं इन मरदूद चिमटियों की वजह से। जाऊं क्या नीचे? मिलेगी क्या शर्ट? वैसे मुश्किल ही है मिलना। सरीखे खुद के लिए सवाल जवाब के साथ चिमटियों को कोसती वह तीसरी मंजिल से नीचे उतरी। नरेंद्र चिंता से नीचे झांककर इधर उधर नजर दौड़ाकर अपनी पसंदीदा कमीज को देखने लगे। करीब 10 मिनट बाद आरती आई तो नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, मिली क्या? नहीं मिली, हवा चल रही है, सो जाने कहाँ उड़ गई होगी। हवा इतनी भी तेज नहीं थी कि कमीज चिमटियों की पकड़ से छूट जाए। अरे काहे की पकड़, बड़ी बेकार निकली ये चिमटियाँ। बेकार होनी तो नहीं चाहिए, होम सिटीज़ की चीज़ें तो एक से एक नायाब होती हैं। महंगी और सुंदर चीज़ें हमेशा अच्छी निकले, ये क्या ज़रूरी है? आरती हल्का सा झुंझलाई, फिर मायूसी से बोली, कभी कभी छोटी दुकानें से ली गई चीज़ ज़्यादा टिकाऊ और बढ़िया निकलती है। बड़े मॉल से लेने का प्रलोभन हमें भारी पड़ गया। 3 कपड़े अब तक उड़ चुके हैं। आरती का चिमटी पुराण बहुत देर तक चलता, पर भला हो सासू माँ के फ़ोन का, जिसने उन्हें बचा लिया। हेलो के साथ अरे अब क्या बताऊं कहकर एक लंबी सांस के पश्चात आरती द्वारा कुछ देर पहले उड़ी शर्ट का सारा दोष पतिदेव पर ही थोपा गया। चिमटियों के अदूरदर्शी खरीदार पर संपूर्ण घंटा का दामोदार नरेंद्र पर डालते हुए खुद की वेदना संवेदना माँ के साथ सहज भाव से साझा की जाने लगी। अब क्या बताऊं अम्मा, इनको गली बाजार की दुकानें तो सुहाती नहीं। भला बताओ, मॉल से चिमटियां उठा लाए, बस दिखने में ही खास थी, सब की सब बेकार निकली। आज मंजूषा दीदी की दी हुई शर्ट उड़ गई। पिछले हफ्ते मेरा दुपट्टा और उससे पहले लबोलुआब यह कि अपनी अम्मा के सामने पतिदेव की खरीदारी की समझ की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। कुछ देर अखबार के पन्ने उलटने पलटने के बाद नरेंद्र वहां से उठकर बालकनी में चले आए। जानते थे कि अब घंटों भर की फुर्सत हो गई। माँ बेटी को अपने मन की एक एक बात जब तक कह सुन न लेगी तब तक उनके दिल को सुकून न पहुँचेगा। बालकनी में गमले में लगे 2-4 पौधों की सूखी पत्तियां निकालकर पानी देकर करीब 10 मिनट बाद आए तो वही टॉपिक छिरा पड़ा था। अरे हाँ अम्मा, संभाल कर लगाई थी, दोनों सिरों की अटकाया था चिमटी से, पर चिमटी ही बकवास थी। अब उनमें शर्ट संभालने की नीयत ही ना हो तो कोई क्या करे। आरती के मुंह से यह सुनकर नरेंद्र की हंसी छूट गई। समझदार अम्मा ने उस पर भी लापरवाही से कपड़े फैलाने की तोहमत लगाई होगी, तभी उसने चिमटियों का मानवीकरण कर दिया। भला हुआ जो आज इतवार के दिन पत्नी की मदद कराने की गरज से उन्होंने कपड़े नहीं फैलाए, वरना सारा दोषारोपण उन पर ही होता। आधा घंटा बीत चुका था, वह अभी भी धीमे धीमे अम्मा से बतिया रही थी। हल्की खुशबू से चिमटियों का कोई जिक्र नहीं था। एक आध बार मोनिका भाभी का नाम सुनकर लगा कि विषय परिवर्तन हो चुका है। 45-50 मिनट बाद आरती ने फ़ोन रखा और वही गुमसुम सी बैठ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नरेंद्र ने पूछने पर वह बुझे मन से बोली, अम्मा की किस्मत भी कैसी है, इस उम्र में भी पूरे घर की जिम्मेदारी ओढ़े है। क्या हुआ? बेटे बहू व पोती के होते अब क्यों उलझाती है खुद को गृहस्थी में? 70 साल की उम्र में कोई खुद को गृहस्थी में खुशी से झोंकता है क्या? तो अपने बेटे बहू से कहे, बहू से कहकर घर की कलह मोल ले क्या? अरे रही बात बेटे की, तो उसी का मुंह देखकर वह काम में जुटी रहती है। गिरीश भैया भी सब समझते हैं। सुबह जितना होता है काम करवा कर जाते हैं, शाम को अम्मा के काम में हाथ बटाते हैं, पर हमेशा ऐसे कैसे चलेगा? मोनिका भाभी ने तो भैया को गुलाम बना लिया है। ये गलत बात है आरती, मोनिका भाभी भी तो दफ्तर जाती हैं। तो क्या भैया नहीं जाते?
रेवती को छोड़कर इन्हें पसंद क्या? अम्मा की किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा। आरती की बात का नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भली भांति समझते थे कि रेवती की ननद न बन पाने की कसक उसके ताऊजी के बेटे की शादी में जाकर बढ़ गई है। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में रेवती को देख अम्मा और आरती दोनों चौंक पड़ी थी। नरेंद्र तब तक नहीं जानते थे कि रेवती भाभी का रिश्ता आरती के भाई के लिए आया था। अरे सुन, ये तो वही है ना जिसे हम देखने गए थे, पटपरगंज वाली? अम्मा ने आरती से पूछा तो वह भी विस्मय से भर गई। हाँ माँ, है तो रेवती ही, पर ये कहाँ यहाँ कैसे? इनसे पूछती हूँ। नरेंद्र से पूछने पर पता चला कि रेवती उनके ताऊजी के साले की बहू है। हाय नरेंद्र, इसे हम गिरीश भैया के लिए देखने गए थे। मंदिर में दिखाया गया था, बिल्कुल झल्ली सी दिखती थी। अब देखो बहुत बदल गई है। रेवती ने भी आरती और अम्मा को पहचान लिया था, पर उनकी उपस्थिति में सहज रहते हुए अतीत से दूरी बनाए रखी। इसके विपरीत आरती और अम्मा जी पूरी शादी में उसे देखकर आहें भरती रही। लेडीज संगीत पर वह खुलकर नृत्य करती हुई किसी फिल्म की चंचल हसीना से कम नहीं लगी। शादी के कामकाज में उसकी फुर्ती और सुग्रता देखकर आरती और अम्मा जी को महसूस हुआ कि उन्होंने नायाब हीरा पत्थर समझकर गंवा दिया। उस वक्त तो आरती, अम्मा को समझाओ तुम, रेवती बिल्कुल सीधी सादी सी है, मेरे साथ नहीं चल पाएगी। गिरीश भैया ने आरती से मुनहार की और वह अपने बड़े भाई के पक्ष में खड़ी हो गई। अम्मा, गिरीश भैया कितने हैंडसम हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इनके साथ के सभी दोस्तों की शादी नौकरी पेशा लड़कियों से हुई है। तुम एकदम घरेलू बहू ले आओगी, कुछ तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों वाली बात हो। आरती के कहने पर माँ के घर परिवार जाना बूझा है। सरीके से तर्क कमज़ोर पड़ गए। फिर कुछ और रिश्ते आए, सभी में कुछ न कुछ खामियां दिखी, सो बात न बन सकी। उसी दौरान गिरीश भैया ने अपने एक दोस्त की शादी में मोनिका को देखा था। रूप रंग अति साधारण होते हुए भी भैया मोनिका पर लट्टू हो गए। सभी ने इसे शादी का योग संजोग मानकर भैया के लिए मोनिका को स्वीकार कर लिया। 2 लोगों की तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा नहीं दौड़ेगा। यार दोस्तों ने भी यही पट्टी पढ़ाई और वाकई भैया दौड़ते ही रहे। मोनिका का बैंक बैलेंस उसके मायके वाले संभालते रहे, जबकि भैया अकेले लोन तले दबे सबको जाहिर करते रहे कि सुख सुविधा भरे जीवन की वस्तुएं जुटाने में मोनिका का बराबर योगदान है। घर के कामों में वह अनाड़ी थी और अनाड़ी ही बनी रही। ऑफिस जाने से पहले वह ऐसी हड़बड़ी और हाय तौबा मचाती कि चाय का कप तक उसके हाथों में पकड़ाने में भलाई दिखती। शाम को जब घर आती तो थकी हारी वह बिस्तर में पस्त पड़ जाती। खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाना भी गुनाह लगता। नौकरी न चल रही हो तो छोड़ दो, इस बात पर वह नारी अस्तित्व के झंडे तले खड़ी हो कहती, क्या मैं सब्जियां काटने रोटियां पकाने में जीवन खपाऊं? क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पढ़ाया है? उसके बिखरते अस्तित्व को संभालने में ही घर की शांति मुमकिन थी। रिश्तेदारों को घर पर बुलाना और उनके घर जाना उसे गवारा नहीं था, पर अपने हम उम्र दोस्तों के संग घूमने फिरने के लिए वह सदैव तत्पर रहती। दोस्तों और मायको वालों के संग बिताया समय उसके लिए नायाब होता, पर ससुराल के किसी रिश्तेदार के संग बिताया समय सजायाफ्त हो लगता। अपने सर्कल में एक्टिव मोनिका ससुराल के किसी रिश्तेदार के आने पर उदासीनता दिखाती। सेजल के जन्म के बाद भी मोनिका का वही रवैया रहा। उसके लिए बच्ची को जन्म देना ही बड़ी बात थी। लालन पालन मैं करूंगी, तुम उसकी जरा भी चिंता मत करना, यह आश्वासन अम्मा ने उन्हें पहले ही दे दिया था। सो सेजल अपने पापा दादी के हाथों ही पली बढ़ी। आरती को याद आया कि शादी ब्याह में व्यस्ततम समय में भी रेवती अक्सर फ़ोन लिए बैठी रहती। सब रेवती को चिढ़ाते कि तुम्हारी बिटिया 11वीं का इम्तिहान दे रही है या तुम कितना परेशान होती हो। रेवती की बिटिया पढ़ाई में बहुत तेज़ है, बहुत ध्यान रखती है रेवती उसका, सब कहते। खुद उसने भी देखा है कि रेवती अपने ससुराल वालों पर अपनी स्नेहमयी पकड़ बनाई थी। सास की दवा, ससुर के कपड़े, बेटी की पढ़ाई
पति के खाने पीने का ध्यान। वही किसी को यह कहते भी सुना, रेवती जी अब की आप पेंटिंग की प्रदर्शन लगे तो बताना। प्रदर्शनी? अम्मा के साथ उसका भी मुंह खुला रह गया जब किसी ने बताया कि रेवती बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। प्रदर्शनी लगती है उसकी पेंटिंग्स की, विदेशों में भी जाती है। उनके सामने जब रेवती के व्यक्तित्व का एक नया कला पक्ष आया तब अम्मा ने खुशी, दुखी और विस्मय से मिले जुले भाव से आरती को देखा। उन्हें याद आया कि जब हमारी बेटी पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती है कहकर रेवती के पिता ने अपनी बेटी का यह गुण उजागर किया, तब सबने उसे बड़े हल्के में लिया था। साधारण साज सज्जा में सिर झुकाए रेवती किसी को रिझा न पाई। अपनी जात बिरादरी और जान पहचान की रिश्तेदारी द्वारा लाया रिश्ता अम्मा के अलावा किसी के मन में न भाया था। रेवती के आचार व्यवहार के अच्छे होने की सूचना कई सूत्रों से मिली थी, पर अम्मा भैया को राजी न कर पाई। अम्मा, सिलाई बुनाई पेंटिंग वाला जमाना अब नहीं है। लड़की की शैक्षणिक योग्यता क्या है, करियर के प्रति उसका विजन क्या है, आजकल ये मायने रखता है। भैया झुंझलाकर बोले थे। नरेंद्र के ताऊ जी के बेटे की शादी में अम्मा ठंडी सांस लेते हुए बोली थी, रेवती बढ़िया लड़की थी, हम लोगों ने मूर्खता की जो छोड़ दी। धीरे बोलो अम्मा, अब इस बात का क्या फ़ायदा, जो है उसी में खुश रहो। आरती ने अम्मा को तसल्ली दी। पर सच कहे तो उसके मन में भी रेवती जैसी भाभी न होने की कसक बढ़ गई। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में रेवती को क्या देखा, मोनिका मन से और उतर गई। हालांकि सच ये भी था कि मोनिका के कदम मन पर कभी पड़े ही न थे। अपने काम से काम रखने वाली मोनिका ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि वह अपने ससुराल वाले के मन पर पकड़ बनाए, उन्हें संतुष्ट रखने का कभी तो कोई प्रयास करे। वह तो बस निज हितों तक सीमित अपने में ही मगन थी। यदि साफ व कठोर शब्दों में कहे तो वह अव्वल नंबर की स्वार्थी थी। उसके विचित्र स्वभाव को अब सबने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। अम्मा और उसकी बात तो छोड़ ही दिया जाए। अपने पति को रसोई में अम्मा के साथ जुटा देखकर भी उसे कोई गलानी नहीं होती थी। पत्नी के प्रति अम्मा का गुस्सा न फूटे, घर में कोई कलेश ना हो, बस इसी जुगत में जहां गिरीश भैया चकर घिन्नी के माफिक घूमकर अम्मा के साथ रसोई का काम निपटवाते, वहीं अम्मा भी बेटे को कष्ट ना हो, इस प्रयास में उम्र से परे जाकर खुद को घर गृहस्थी में लपेट लेती। आरती के जोर देने पर अम्मा काम वाली बाई से एक समय का खाना बनवाने लगी थी। कोई मेहमान आता तो गिरीश भैया अपनी पत्नी के ऑफिस के लोड की कहानियां रचते, मेहमान को बाहर ले जाकर खाना खिलाते। क्योंकि घर में बहू का रसोई में कोई योगदान ना होना, उसकी उदासीनता, ससुराल के लोगों से कोई जुड़ाव न होना समेत कई उठने वाले प्रश्न उनकी पसंद पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे। अम्मा की चिंता निरंतर बनी रहती कि अभी तो वह जैसे तैसे सब काम संभाल रही है, पर भविष्य में ये घर कैसे चलेगा। मोनिका के पल पल बनते बिगड़ते मूड पर गिरीश भैया के सब्र का बांध कब तक बंधा रहेगा। अम्मा की हारी बीमारी में भैया ही रसोई संभालना सीखने लगे थे। बेटी सेजल अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर चल रही है। वह बखूबी समझती है कि उसके मम्मी पापा दो अलग अलग दिशाएं हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाने से वह कभी नहीं चूकती। उसकी जो मांगे पापा और दादी नहीं पूरा करते, वह अपनी मम्मी से पूरा करवा लेती है। सेजल अम्मा भैया के हाथों पली बढ़ी। उसके लालन पालन में भाभी का कोई योगदान नहीं रहा, पर बड़ी होती बेटी के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने का अवसर मोनिका भाभी नहीं चुकाना चाहती थी। जिस जिद को अम्मा भैया नकारते उसे भाभी स्वीकारती। वह सेजल की हर नाजायज मांग पूरी करके उसे अपने पाले में रखती। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बेटी के प्रति अपनाया दोस्ताना व्यवहार सेजल को स्वार्थी बना गया है। उसकी बढ़ती मांगे और उदंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब वह भैया अम्मा के काबू में नहीं है और भाभी आंख मूंद कर बैठी है, गोया कि उनकी पकड़ अपनी बेटी पर भी न बराबर के है। घर के दरवाजे की बजती घंटी से आरती ने सोच विचार के दायरे से बाहर आते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सोसाइटी का गार्ड हाथों में नीली कमीज लिए पूछ रहा था, साहब की शर्ट है क्या? पीछे पोर्च में एक गाड़ी के नीचे पड़ी मिली।
अरे हाँ, इनकी है, वह खुशी से चिल्लाई। नरेंद्र अपनी नीली शर्ट को देख खुश थे। आरती ने सारी चिमटियाँ खोलकर रखते हुए कहा, आज से ये चिमटियाँ कभी नहीं लगाऊंगी। क्या करोगी इनका? करना क्या है, परी रहेगी, बस तार में नहीं लगेगी। नरेंद्र अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोले, तुम भी अजीब हो, बेकार है तो फेंको इन्हें। हाँ बेकार तो है, पर कितनी महंगी लाए थे। तो क्या हुआ, अपना गुण छोड़ चुकी है, इसलिए इनकी जगह डस्टबिन में है। आज शाम को बाजार से दूसरी ले आएंगे। नरेंद्र द्वारा चिमटियों को फेंकने का फरमान सुनाने के बावजूद आरती ने उन्हें उठाकर एक खाली डब्बे में डाल दिया और सोच में डूब गई। जगमगाती आलीशान बड़ी बड़ी दुकानों से मन को लुभाती है। वस्तुओं की खरीदी मन को सुख संतोष से भरे, यह जरूरी नहीं। चिमटियाँ भी सिखा गई कि हमें देख समझकर परख कर ही खरीदे, वरना हम नुकसान ही पहुंचाएंगी। फिर रिश्ते बनाने में इतनी अदूरदर्शिता और जल्दबाजी कैसे दिखाए गए। ये तो चिमटियाँ थी, सो फेंक देने का आदेश मिला, पर रिश्ते फेंके और छोड़े नहीं जा सकते हैं। रिश्ते बोझ न बने, इसके लिए सोच समझकर ही जोड़े जाने चाहिए। कुछ देर के लिए खुशी देने वाला बाहरी रंग रूप, चकाचौंध और सुंदरता का मन का समझना बेमानी है। अंदरूनी शुद्धता, त्याग और समर्पण ही जीवन को स्थिरता देते हैं। इसलिए चिमटी हो या रिश्ते, इन्हें इनके स्वाभाविक गुणों की परख और समझ आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।